मेरी बीवी बनकर मेरे साथ एक हफ्ते के लिए दुबई घूमने चलना है। बदले में जितने पैसे तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इन 7 दिनों में तुम एक बीवी के तमाम हकूक अदा करोगी। रूबी कहने लगी, मुझे मंजूर है। रूबी के बाबा बीमार थे और वो बहुत मजबूर होकर उसने ये शर्त कबूल की थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि पूरे हफ्ते रूबी के साथ मैंने खुद कहा था कि मैं हर बात मानूंगी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं बात ना मानती। मैंने सारी बातें मानी और 7 दिन के ट्रिप के बाद जब मैं वापस आई तो 1 महीने बाद मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि ये तो लेडी डॉक्टर का केस है, आप लेडी डॉक्टर के पास जाएं। लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनाई। ना सिर्फ बुरी बल्कि शायद इस दुनिया की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की खबर थी, जिसे सुन के मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुझे सारी जिंदगी एक जंग लड़नी थी। मेरा नाम रूबीना है, सब लोग मुझे प्यार से रूबी कहते थे। मेरे बाबा को एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उनका रोजाना का खर्चा तकरीबन 7 से 8 हजार पड़ता था। जब से भाई और भाभी हमें छोड़कर चले गए थे, ये बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने घर का खर्चा पूरा कर सकूं। पहले मैं 3 नौकरियां करती थी। दिन के वक्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी, वहां बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को एक कपड़ों की कंपनी में जाकर कपड़े फोल्ड करती थी। रात को घर में बैठकर मुख्तलिफ अशिया की पैकिंग किया करती थी ताकि थोड़ा सा ज्यादा पैसा जमा हो सके। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी हालात संभलने के बजाय मजीद मुश्किल होते जा रहे थे। एक दिन जब मैं थक कर बैठ गई थी, एक पुराना दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कैसी जगह के बारे में बताएगा जहां मुझे बेहतर काम और ज्यादा आमदनी मिल सकती है। उसने कहा वहां एक ऑफिस है जिसमें स्टाफ में ज्यादातर लड़कियां खुश शक्ल और खूबसूरत हैं। मैंने हैरत से पूछा ऐसा क्यों है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि साहब को अच्छा लगता है कि वहां अच्छी और खूबसूरत लड़कियां स्टाफ का हिस्सा हों। वो मजीद कहने लगा कि जहां औरतें ज्यादा होती हैं वहां गाहक भी ज्यादा आते हैं और ये दुनिया है, इसलिए दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, बाबा के इलाज और उनके लिए पैसे का इंतजाम। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करने का वादा किया और मेरा नाम भी ऑफिस के बॉस को बताया। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम रूबी रखा जाए क्योंकि रूबीना नाम पुराना लगता है और बॉस को ये पसंद आएगा। जब मैंने पूछा तो उसने हंसकर कहा कि एक छोटा सा नाम है जो आसानी से याद रहता है। जब मैं पहली बार बॉस हारिस से मिली तो वो एक नौजवान आदमी से ज्यादा तजर्बाकार नजर आते थे। वो बगैर कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन देखे मुझे नौकरी पर रख लिया। कहने लगे पढ़ी लिखी हो बस, और क्या चाहिए। हारिस की उम्र लगभग 40 साल थी, बीवी और बेटी भी थी, लेकिन उनका मिजाज और रवैया मुख्तलिफ था। स्टाफ में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां उनसे बातचीत रखती थी और उनके साथ ताल्लुकात बनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। एक दिन मैंने सुना कि एक लड़की अपनी छोटी बहन के दाखिले के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रही थी। वो काफी परेशान थी और बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हारिस ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे से निकलने पर उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें काफी नोट थे। मैंने हैरान होकर पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि ये सर से उधार है जिसकी तनख्वाह से कटौती होगी। लड़की ने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा कि अगर हारिस ऐसे लोगों की मदद कर सकता है तो शायद मेरे लिए भी कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन मेरे दिल में खौफ भी था क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा को ऑपरेशन करवाने के लिए लाखों रुपए दरकार थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि एक ही दफा मुकम्मल पैसे का इंतजाम करके ऑपरेशन कराना होगा, तब जाकर बाबा ठीक हो सकती हैं। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं। इसी फिक्र में मैं दिन रात काम करने लगी और हर रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी। ये सोचते सोचते मैं एक दिन अपनी तकदीर के बारे में ज्यादा सोचने लगी कि शायद हारिस ही वो मौका दे सकता है जिससे बाबा की जिंदगी बच सके। लेकिन दिल के कोने में एक सवाल हमेशा रहता था कि मैं इस रास्ते का इंतखाब कर पाऊंगी या नहीं। मैंने सोचा कि हारिस से मदद लेना बेहतर रहेगा, लेकिन दिल ही दिल में हिचकिचाहट भी थी क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी सुना था कि वो रंगीन मिजाज इंसान है। लेकिन मेरी मजबूरी मुझे कोई रास्ता ना छोड़ती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे अपनी मुश्किल बयान की कि हारिस ने मुस्कुराकर कहा, रूबी तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
लेकिन तुम्हें एक शर्त कबूल करनी होगी, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। शर्त क्या है? हारिस ने मुस्कुराकर कहा कि तुम इस ऑफिस में काम करती हो, तुम्हें पता तो है कि हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, कि इसमें तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब बीमार है तो मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। उसने कहा कि पूरी बात तो सुनो मेरी। मैं चुप हो गई। मैंने कहा जी। कहने लगा कि 7 दिन के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे वालिद साहब के लिए कोई नर्स रख दूंगा मैं 1 हफ्ते के लिए, और उनके इलाज के पैसे भी तुम्हें दे दूंगा, और वापस आके तुम उनका ऑपरेशन भी करवा देना। मैंने कहा कि वो तो काफी सारे लाखों रुपए बनते हैं। तो कहने लगा कि तो लाखों रुपए ही दे दूंगा ना तुम्हें। वो कहने लगी लेकिन आपके साथ जाना तो वैसे भी मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, तो फिर आप मुझे अलग से पैसे क्यों देंगे? इसमें वो मुस्कुरा दी और उसने कहा कि अलग से काम भी तो लूंगा तुमसे। मैंने कहा कि मैं समझी नहीं, और कहने लगा कि देखो तुम मेरे साथ मेरी बीवी बन के जाना, वहां पर सब लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ ही आ रहे हैं, तो जरा खूबसूरत भी हो, तो तुम जरा घरेलू सी लगती हो, खूबसूरत भी हो, तुम्हें मेरे साथ मेरी बीवी बन के जाना होगा। सबको मैं यही बताऊंगा कि ये मेरी मिसेस हैं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी बाबा के ऑपरेशन के सामने मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी कि बीवी बन के जाना है, जाहिर है एक्टिंग ही करनी है। बीवी बनने की कौन सी पक्की पक्की बीवी बनना है। अभी मैं सोच रही थी तो अचानक से उसने वो बात कर दी जिसने मुझे परेशान कर दिया। पहले तो मैं सिर्फ हैरान थी। कहने लगा कि और इन 7 दिनों में तुम्हें मेरे साथ बीवी वाले सारे काम करने होंगे, सारे हकूक भी निभाने होंगे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? उसने कहा कि तो फिर क्या तुम्हें 25 लाख रुपए मुफ्त में दे दूं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि सर आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी तनख्वाह है ही कितनी जिससे मैं पैसे काटता रहूं? 25 साल लग जाएंगे तभी पैसे पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी तनख्वाह से काट काट के मैं क्यों इतनी बड़ी रकम लटकाऊं, और फिर तुम्हारी तनख्वाह से काट के मुझे जब पैसे मिलेंगे इससे तो मेरा कुछ बनेगा ही नहीं। वो तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तुम पे मैं इतना बड़ा एहसान कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के 7 दिन नहीं दे सकती हो, और फिर मुझे छोड़ दो। ये तो तुम्हारे बाबा की जिंदगी की कीमत है, क्या उनके लिए इतना नहीं कर सकती? मैं दिल में सोचने लगी कि बाबा के लिए तो सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि वही तो मेरा आखिरी रिश्ता था जो इस दुनिया में था। क्योंकि वही तो मेरा आखिरी रिश्ता थे जो इस दुनिया में थे। मेरे लिए बाबा तो बिस्तर पे पड़े थे, फिर भी सबको पता था कि घर में बाबा हैं, तो मोहल्ले में कभी किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। अकेली रह जाती तो क्या बनता? मेरा भाई तो पहले ही पराया हो गया था, और अब तो वो पाकिस्तान से बाहर भी जाने वाला था। माँ पहले ही नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसने कहा ठीक है, टाइम ले लो, कल मुझे बता देना। मैं जब कमरे से निकली तो मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ बाबा की बीमारी और उनके लिए पैसे का बोझ था, दूसरी तरफ हारिस की बात मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। मैं रास्ते में चलती गई और हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं घर पहुंचकर खामोशी से अपने कमरे में जा बैठी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रात का मंजर दिल को उदास कर रहा था। मैंने अपने हाथों को सहलाते हुए सोचना शुरू किया कि क्या वाकई में इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? क्या मैं अपनी इज्जत की कीमत पर बाबा की जान बचा सकती हूँ या नहीं? मेरे दिल में कश्मकश थी, लेकिन आंखों में आंसू भी थे, और दिल में कसम भी कि बाबा की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। मैंने चुपके से दुआ की, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए और मेरी रज़ा के मुताबिक फैसला करने की हिम्मत दे। फिर मैं खामोशी से सो गई ताकि कल की सुबह अपने फैसले को पुख्ता कर सकूं। मैं जब कमरे से निकली तो मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ बाबा की बीमारी और उनके लिए पैसे का बोझ था, एक तरफ हारिस की बात मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। हर लम्हा मेरे दिल में एक उलझन पैदा कर रहा था। मैं रास्ते में चलती गई और हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि क्या वाकई मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? मैंने अपने हाथों को सहलाते हुए सोचना शुरू किया कि क्या मैं अपनी इज्जत की कीमत पर बाबा की जान बचा सकती हूँ या नहीं। गली में चलते चलते मैंने देखा कि रोशनी के मध्यम बल्ब जल रहे हैं। हवा में खुशबू थी, लेकिन मेरे दिल पर एक भारी बादल था। मेरे कदम रुक गए। मैंने
मैंने गहरी सी सांस लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश की। घर पहुंचकर मैं खामोशी से अपने कमरे में जा बैठी। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सिर्फ एक छोटा लैंप जल रहा था और दीवार पर मेरे और बाबा की एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। मैं इस तस्वीर को देखती रही, मेरी आंखों में नमी आ गई और दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रात का मंजर दिल को उदास कर रहा था। दूर कहीं चिरागों की हल्की रोशनी और सर्द हवा मेरे दिल को और ज्यादा भारी कर रही थी। मैंने अपने हाथों को सहलाते हुए सोचना शुरू किया कि हकीकत में मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्या मैं अपनी इज्जत को खतरे में डालकर बाबा के लिए कदम उठा सकती हूँ, या ये फैसला मेरी जिंदगी के लिए एक आजमाइश साबित होगा। मेरे दिल में कश्मकश थी, एक तरफ खौफ था तो दूसरी तरफ एक अज़्म भी। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा भी पैदा हो रहा था कि बाबा की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैंने चुपके से दुआ की कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाए और मेरी रज़ा के मुताबिक फैसला करने की हिम्मत दे। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई और एक गहरी खामोशी मेरे इर्द गिर्द छा गई। मैंने अपनी आंखें बंद करके सोचा कि कल की सुबह मेरे लिए एक नया फैसला लेकर आएगी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और पूरी रात एक बेचैन नींद में गुजारी। मेरे ख्वाबों में बाबा की मुस्कुराहट और हारिस की बात एक साथ गर्दिश कर रही थी और मैं जानती थी कि ये फैसला मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ है। माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ करती हैं, एक औरत के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना भी तो छोटी बात नहीं होती। और मेरे बाबा ने तो अपनी पूरी जिंदगी मुझे और मेरे भाई को अच्छी जिंदगी देने में ही बर्बाद कर दी थी और अभी तो वो बीमार हो गए थे क्योंकि अपना तो ख्याल ही नहीं रखते थे। हर वक्त काम में लगे रहते थे, अपने लिए दवाई तक नहीं खरीदते थे। माँ भी ऐसी थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए कोई गुनाह सवाब का काम नहीं, बस मेरे बाबा को बचाने का एक ही रास्ता था। मैंने हाँ कह दिया सर को। अगले दिन मेरी हाँ सुनकर हारिस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई जो मामूल से कहीं ज्यादा पुरकशिश थी। उसने कहा कि फिर तो बहुत काम है तुम्हारे लिए, बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी और तुम वो सारी शॉपिंग भी अपने पास रख सकती हो। वो खरीदी हुई चीजें तुम्हारी शादी के लिए महफूज रहेंगी और जब तुम्हारी शादी हो तो वही वाले सारे कपड़े, जूते और जेवर तुम इस्तेमाल कर लेना। उसने कहा तुम्हारा तो डबल फायदा हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर सोचने लगी कि इस सब के बाद मुझसे शादी कौन करेगा और मेरा दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। हारिस ने मेरे सोचने का अंदाज पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा कि जिस मुंह पर तुमने 12 बचाए हुए हैं ना, इसको सही कर लो। थोड़ी देर के लिए इसी के साथ उसने कहा कि यही समझ लो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। हम लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग 7 दिन के हनीमून पे जा रहे हैं। उसने मुझे ये बात इस अंदाज से बताई जैसे कोई बड़ा सौदा तय कर रहा हो और उसके लहजे में एक अजब सी पुख्तगी और कायल करने की ताकत थी। फिर उसने कहा कि तुम इसको एक काम की तरह करो जिसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। हम तो कारोबारी लोग हैं ना, हमारा तो काम है। मैं इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन दिल ही दिल में उलझन थी। वही बात मैंने अंदर ही अंदर महसूस की कि उसने ये बात इतने यकीन के साथ कही कि शायद उसने सोचा हो कि मैं उसकी बात फौरन कबूल कर लूं। उसने मुझे सिर्फ इन्हीं अल्फाज में समझाया लेकिन ये तसल्ली मेरे लिए काफी नहीं थी। खैर उसने वाकई मुझे शॉपिंग करवाई। हमें शहर के बड़े बड़े मार्केट्स और ब्रांड्स के स्टोर में ले जाया गया जहां कपड़ों के रंग और उनकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। शादीशुदा औरतें जैसे महंगे कपड़े, जूते, सेवर, पर्स, मेकअप का सामान और बहुत सी चीजें खरीदी गई। हर दुकान में हारिस की दिलचस्प बातें और मेरी शर्मो हया का एक अजीब मिलाप होता रहा। पता नहीं कितने लाख की शॉपिंग हुई लेकिन ये सब कुछ एक यादगार लम्हे की मानत मेरे दिल में जब्त हो गया। शॉपिंग खत्म होने के बाद मैंने अपने बाबा से कहा कि एक जरूरी काम है जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना है। मैंने ये बात बड़े एहतियात से कही ताकि उनको ज्यादा फिक्र ना हो। बाबा ने थोड़ी देर सोच के कहा, बेटा जरूरी है क्या? मैंने कहा कि जरूरी नहीं होता बाबा, तो मैं आपको नहीं बताती। आपका ख्याल रखने के लिए मैं मेल नर्स को रख के जाऊंगी, वो काम करेगा और आपका बहुत ख्याल रखेगा, खाना भी बनाकर देगा। बाबा ने मेरी बात तस्लीम कर ली और कहा ठीक है, 7 दिन तो कुछ भी नहीं होते, बस अपना ख्याल रखना। मैंने कहा जी बाबा और हम लोग चल पड़े। एयरपोर्ट से रवाना हो गए थे। जैसे ही सफर शुरू हुआ था हारिस ने कहा कि अपनी अदाकारी भी शुरू कर लो क्योंकि जो लोग हमें रिसीव करने आएंगे वो भी कंपनी वाले हैं, उनको लगना चाहिए कि हम मियाँ बीवी हैं। मैंने हल्का सा सर हिला दिया लेकिन दिल ही दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों था।
एयरपोर्ट पहुंचते ही वही बात, इस्तकबाल करने वाले लोग, रोशनी, हाल की सजावट और हारिस का मेरी कमर पर हाथ रखने का हकीकत और एक ड्रामे का मिलाप था। मैं भी मुस्कुराकर पेश आ रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। हमें होटल के कमरे तक पहुंचा दिया गया। होटल बेहद खूबसूरत था, कमरा प्यार और हर चीज मुकम्मल थी। हारिस ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, शाम को पार्टी या तैयार हो जाना। 7 दिन में बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी मीटिंग्स होंगी और थोड़ी बहुत सैर सपाटा भी हो जाएगा। जाते हुए उसने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें पता नहीं है, मैंने दिल में सोचा है कि हाँ, इतनी खुशकिस्मत तो मैं जरूर थी कि वापस जाती तो शायद मेरे बाबा का ऑपरेशन हो जाता और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते, तो ये खुशकिस्मती ही थी। जब मेरा भाई हमसे दूर चला गया था और एक दिन मेरे पास बाबा के इलाज के लिए जो सामान लगता था ना लिया और ड्रिप्स व दवाइयां वगैरह उसके पैसे नहीं थे, तो मैं उसके पास गई थी और मैंने कहा था कि सिर्फ 3 दिन के खर्चे के पैसे दे दो। ईद की छुट्टियों की वजह से मैं काम पे नहीं गई हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मुझे पैसे तो दे दिए थे, लेकिन साथ ये भी कहा था कि बाप को संभाल नहीं पाऊंगी कभी भी। मैं तो कहता हूँ किसी ओल्ड हाउस में छोड़ दो और खुद शादी कर लो। मैंने कहा था कि ये सोच सिर्फ तुम ही सोच सकते हो, मैं नहीं। और मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी। मैंने वही पैसे वहीं पर फेंक दिए थे और उसने मुझे गुस्से से कहा था कि देखता हूँ बाबा का ख्याल किस तरह रखती हो, तो मैं एक दिन खुद उनको किसी ओल्ड हाउस में छोड़ दूंगी और उस दिन तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। उसने मुझे चैलेंज किया था और मैंने भी बहुत भरोसे से कहा था कि वो दिन मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं होगा। ऐसा और अच्छा हुआ कि बाबा की जिम्मेदारी तुम पे नहीं है, नहीं तो तुम तो पहले दिन ही ये सब करते। मैं खुश थी कि वापस जाऊंगी तो बाबा का ऑपरेशन हो जाएगा और जब भाई को पता चलेगा तो उसको भी यकीन हो जाएगा कि मैंने बाबा का ख्याल किया, उनको छोड़ा नहीं। और जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो वो अपना ख्याल खुद कर पाएंगे और पहले ही जैसी जिंदगी गुजार पाएंगे। मैं जब शाम को तैयार हुई तो अपने आप को आईने में देखकर खुद ही हैरान रह गई। जाहिर है, इतने अच्छे कपड़े, इतने खूबसूरत जेवरात और महंगे मेकअप के साथ कोई भी लड़की अच्छी लगती है। मैंने गहरे रंग का लंबा जोड़ा पहना था जिस पर नफीस काम किया गया था और हर किनारे पर बारीक मोतियों की कशिश नुमाया थी। मेकअप का हर रंग मेरे चेहरे पर एक अलग चमक ले आया था। बाल हल्के लहरों में घूम रहे थे और जेवरात की चमक मेरा हर अंदाज को बढ़ा रही थी। हारिस जब मुझे देखने आया तो उसकी आंखों में एक हैरत और खुशी वाज़ेह थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन वो अपनी खुशी को छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। उसने एक बार खामोशी से मेरा जायजा लिया, जैसे मैं एक कीमती चीज हूँ जिसे वो पहली बार देख रहा हो। मैं उसकी नजरें महसूस कर रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद ये शाम सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक खेल की शुरुआत है। हम लोग पार्टी में गए और जैसे ही वहां पहुंचे, माहौल एक अलग ही दुनिया का था। वहां लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था और हर तरफ रोशनियों का हजूम था। सभी लोग हारिस की तारीफ कर रहे थे कि आपने इतनी अच्छी बीवी रखी हुई है और कभी किसी को एक झलक भी नहीं दिखाई। मैंने अपने इर्द गिर्द देखकर महसूस किया कि लोग हमारी तरफ चुपके चुपके नजरें डाल रहे हैं और एक किस्म की तजस्सुस भरी सरगोशी हो रही थी। हारिस जैसे बड़े कारोबारी शख्स के लिए ये एक मामूल की बात थी, लेकिन मेरे लिए ये एक नया और अजीब तजर्बा था। मैं हैरान हो रही थी कि ये लोग यहाँ बिजनेस डील करने आए हैं या बस खूबसूरत बीवियों को देखने के लिए। कि कौन ज्यादा दिलकश है इस माहौल में। एक अजब सी फिजा थी, एक किस्म का मिक्सचर जिसमें कारोबार और जाती दिलचस्पियां दोनों शामिल थे। मैं समझ रही थी कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते और शायद बेहतर यही है कि हम इससे दूर रहें। लेकिन अब मैं गलती से इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी और हर लम्हा ये एहसास मेरे दिल को भारी कर रहा था। मैं बस ये इंतजार कर रही थी कि यह हफ्ता किसी तरह गुजर जाए। लेकिन रात हुई तो हारिस ने एक गैर मुतवक्का बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा ताकि तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे और याद भी ना रहे, भूलने में आसानी होगी। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि तुमने मेरी बात से इनकार नहीं करना। इसलिए मैंने चुपके से सर हिला दिया। वो रात मेरे लिए क़यामत बन गई, एक ऐसा लम्हा जिससे हर लड़की डरती है। मैंने अपने आप को इस पट्टी के नीचे कैद पाया और दिल में एक अजब सी दहशत और इज़्तिराब पैदा हुआ। रात भर मेरे दिमाग में सवाल गर्दिश करते रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये जरूरी है, ये खेल का हिस्सा है
लेकिन सुबह जब हुआ तो हारिस अपना रवैया बदल चुका था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, बातें कर रहा था कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा मोटी है और बच्चे पैदा करने के बाद मेरी माँ लगती है। वो मजीद कहने लगा कि अगर मैं इस पार्टी में अपनी बीवी को साथ ले आता तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैंने पूछा कि क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? उसने जवाब दिया कि मोहब्बत कौन करता है बीवी से, बस खानदान वालों ने शादी करवाई थी। वो मेरा पैसा देकर आई थी और मैं उसके हुस्न में मुब्तला हो गया था, लेकिन 2 बच्चों के बाद उसका हुस्न खत्म हो गया। उसकी बातें मेरे लिए एक अजीब हकीकत थी, एक ऐसी बात जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मैं बस वक्त के गुजरने का इंतजार कर रही थी और जैसे तैसे करके यह हफ्ता भी गुजर गया। ये एक बहुत ही बुरा और अजीब हफ्ता था। रात के टाइम मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और मैं इस पर गौर करती कि ये सब क्यों हो रहा है। एक गैर यकीनी एहसास मेरे दिल में घुसा हुआ था और मैं उसके इंजाम के बारे में सोचती रही। ये तजर्बा मेरे लिए एक इम्तिहान था, एक ऐसी आजमाइश जो बड़ी मुश्किल से खत्म हुई थी। ये बहुत बुरा हफ्ता था, मुझे बहुत अजीब लगता था। रात के टाइम मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी। पता नहीं क्या मामला था, मैं हर रात इस पट्टी के बारे में सोचती और दिन भर इसी कश्मकश में मुब्तला रहती कि ये सब क्यों हो रहा है। मेरी सोच में खौफ और उलझन पैदा हो गई थी। एक तरफ बाबा का इलाज और उनके लिए पैसे का बोझ था और दूसरी तरफ हारिस की बात और रवैया मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। अब हम लोग वापस जा रहे थे। वापसी पर मुझे हारिस ने कहा कि यहाँ से तुम्हें जो शॉपिंग करवाई है, उन लोगों ने जो हमें गिफ्ट दिए थे, कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट थे, वो सभी कुछ तुम अपने पास रख सकती हो। और 25 लाख के चेक के बजाय उसने मुझे 30 लाख का चेक दे दिया। कहने लगा कि तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन है, ऊपर नीचे भी तो पैसे लग जाते हैं, पूरे पूरे तो नहीं लगते, बाकी ख्याल रखना अपने भी और अपने बाबा का भी। और अब मुसीबत यह है कि अगर मुझे जिंदगी में कभी दोबारा इस जगह ट्रिप पे जाना हुआ तो भी तुम्हें मेरे साथ आना होगा, क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि तुम ही मेरी बीवी हो। मैंने हाँ में सही हिला दिया, ये कहकर जी ठीक है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरे बाबा का ऑपरेशन हो जाए, इसके बाद मैं ये शहर ही छोड़ के चली जाऊंगी। वापस आके बाबा से मिली तो एक बात की खुशी हुई कि जिस आदमी को बाबा की देखभाल के लिए रख के गए थे उसने अपना काम अच्छे से किया था। बाबा बिल्कुल ठीक थे, उनके साथ कोई मसला नहीं था। उसने दवाई भी टाइम पे दी थी और ख्याल भी पूरा ही रखा था। कहने लगे कि तेरी इतनी याद आई तो ठीक तो है। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आपके लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। फिर मैंने बाबा से झूठ बोला कि वो यहाँ हम लोग गए थे ना, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आए हुए थे, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो एक आदमी को मैंने आपके बारे में बताया, वो अरबपति था, उसने बस मुझे ये वाला चेक बना के दे दिया और कहा कि मेरी तरफ से अपने बाबा का इलाज करवा लें। मेरे बाबा भी जमाना साज आदमी थे। वो कहने लगे कि बेटा ऐसे आजकल कौन किसी को पैसे देता है, वो भी इतनी बड़ी रकम। मैंने कहा कि बाबा ये इतनी बड़ी रकम हमारे लिए है ना, उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो अरब खरबपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। आप फिक्र नहीं करें, बस अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से बात की, फीस वगैरह दी, सब इंतजाम हुआ। एक हफ्ते बाद बाबा का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने कहा था कि 70% बचने के चांसेस हैं, बाकी 30% खतरा तो किसी भी ऑपरेशन में होता है। आपने परेशान नहीं होना, लेकिन न जाने किस मुकद्दर को क्या मंजूर था कि बाबा इस ऑपरेशन से बच नहीं पाए। उनके साथ कुछ मसले पैदा हो गए कि वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए और उनके लिए मैंने सब कुछ किया था और सब कुछ रायगा चला गया। मेरी हालत क्या थी ये मैं ही समझ सकती थी और कोई नहीं समझ सकता था। मेरे दिल में एक खला सा पैदा हो गया था, एक ऐसा खला जो कभी भर ना सकता था। बाबा के जाने के बाद घर का हर कमरा सुनसान लगने लगा था। उनकी आवाज की गूंज अब सिर्फ यादों में बाकी थी। मैं जब उनके कमरे में जाती तो वहां खामोशी और खालीपन मुझे अंदर तक रुठा देता। मैं अक्सर उनके बिस्तर को देखती और दिल ही दिल में उनसे बातें करती कि अगर वो दोबारा मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन जवाब हमेशा खामोशी में आता था। बाबा तो मिट्टी के हवाले हो गए और मैं अकेली रह गई। लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि लेडी डॉक्टर के पास जाएं बीबी, मेरे बस का काम नहीं है। मैं जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा
क्या माँ बनने वाली हैं और माशाल्लाह से आपके ट्विंस बच्चे हैं। ये सुन के मैं हैरान रह गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है, आप गैर शादीशुदा हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरे शोहर बाहर के मुल्क होते हैं। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे पता था कि ये झूठ मेरी हिफाजत के लिए है, लेकिन दिल की गहराइयों में खौफ भी था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। लेडी डॉक्टर ने मेरे चेहरे पर गौर किया और फिर मुस्कुराकर कहा कि ये खबर तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैं खामोश रह गई क्योंकि मेरे दिल में एक सवाल घूम रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। मैंने सोचा कि शायद ये ख्वाब, ये तकदीर का एक खेल है, लेकिन मैं जानती थी कि हकीकत बहुत ज्यादा पेचीदा है। मुझे अपनी हालत समझने में वक्त लगा। मैं अपने आप से सवाल करती रही कि क्या ये इस दुनिया का इंसाफ है कि बाबा को मेरे लिए कुर्बान होना पड़ा और मैं एक ऐसी हकीकत में दाखिल होगी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मैंने हारिस को ये बात बताई तो उसने सर्द लहजे में कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही के साथ गई थी, मैं आप ही के बच्चे हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, जब पैदा हो जाएंगे तो बेशक डीएनए टेस्ट करवा लेना। मैंने कहा कि क्या मतलब, आप ही तो थे मेरे साथ। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं नहीं था, सिर्फ 2 लोग और भी थे। तभी तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी थी और तुम इतनी बेवकूफ हो, तुमने हमें सब कुछ करने दिया। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई क्योंकि उसने एक ऐसी हकीकत मेरे सामने रख दी थी जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा कि मैं पुलिस में जाऊंगी तो कहने लगा कि जाओ, जब मैं तुम्हें 30 लाख रुपए ऐसे ही उठा के दे सकता हूँ तो क्या मैं अपने आप को इस केस से बचाने के लिए और पैसे नहीं लगा सकता। और तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। भरे पेट के साथ क्या अदालतों के चक्कर लगाती फिरोगी। जाओ डॉक्टर के पास और अपना मामला सीधा करवा लो, पैसे मैं दे दूंगा। मैं वहां से निकल गई। मैंने इस्तीफा उसके मुंह पे मारा और घर आ गई। रोने लगी कि अब क्या होगा, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ। पापा भी चले गए और मेरा फायदा उठाया गया, और अब ये बच्चे भी, वो भी 2-2 किस तरह संभालूंगी मैं इन बच्चों को। ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया। मुझे रात को ख्वाब आया कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 नौजवान खड़े हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं हैरान हुई कि पता नहीं ये कैसा ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब में एक सुकून और एक हिम्मत थी जो मैंने अपनी जागती जिंदगी में महसूस नहीं की थी। मैंने सुबह जाकर फैसला किया कि मैं बच्चों को रखने का फैसला कर लूंगी, क्योंकि इन मासूमों को तो कोई कसूर नहीं था। मैंने अपने दिल से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। जब मेरा 5वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों बेटे हैं। शायद ख्वाब में भी मुझे ये दोनों ही नजर आए थे। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब सी खुशी और खौफ के मिले जुले एहसास से भर गया। मैंने सोचा कि शायद ये मुकद्दर है कि ये बच्चे मेरी मंजिल का हिस्सा बनेंगे। मैंने ये इलाका छोड़ दिया और दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गई। वहां के लोगों से मैंने झूठ बोला कि मेरी शादी हुई थी, और जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा शौहर दुनिया से चला गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये बात मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी हकीकत जाने और मेरे बच्चे पर शक करें। एक औरत ने मेरी हालत पर हमदर्दी ज़ाहिर की और मुझे अपने घर के ऊपर रहने के लिए कमरा दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां रहने का फैसला किया। जो कुछ पैसे थे मेरे पास, फिलहाल मैं इन्हीं से गुजारा कर रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल में कसम कर लिया था कि मैं इन्हीं बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगी, मेरा सहारा बनेंगे और मैं इन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी के टूटे हुए ख्वाबों को एक तरफ रख दिया और अपने बच्चे को अपना नया मकसद बना लिया। बाकी जो कुछ हुआ मैं उसको बदल नहीं सकती थी। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीऊंगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये मेरा असम था और मेरी पहचान बन गया था। इसी मोहल्ले में मुझे एक आदमी भी मिला जिसको बच्चों का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन वो कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरे हमसाए में रहता था, हम दोनों की दोस्ती हुई। वो बहुत ही नाइस आदमी था। जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उसी ने मदद की। वो मुझे अस्पताल लेके गया और पिछले 15 दिन से वही बच्चों को संभाल रहा था। उसने मुझसे शादी करने की बात की और कहा कि तुम्हारे पास बच्चे हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पनाह है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को सीधा कर लेते हैं। मैं मान गई और इसी तरह से मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया जो मेरा हम सफर था, और शादी से पहले मैंने उसे अपनी हकीकत भी बता दी। उसने यही कहा कि तुम्हारा फायदा उठाया गया है, तुम बुरी नहीं हो, तुम विक्टिम थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं हमारे बच्चे, जिनका नाम हमने हसन और हुसैन रखा है, 2 साल के हो गए हैं और पूरे घर में शरारतें करते फिरते हैं। मैं कोई नौकरी
नौकरी नहीं करती हूँ, मेरा शौहर सलीम ही सारा खर्चा उठाता है और बच्चों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और बच्चे भी उससे ही बाबा कहते हैं। और वो बुरा आदमी जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, खुश वो भी नहीं है। पता चला है कि उसकी जवान बेटी किसी के साथ भाग गई है और उसको कंपनी में भी नुकसान हुआ है। आप लोग बताएं कि मैंने सही किया है या नहीं।